नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि कल संडे था और कल करंट अफेयर की क्लास आपकी नहीं चली थी, इसलिए आज की क्लास में हम 2 दिनों के करंट अफेयर, ठीक है, 1 और 2 अक्टूबर के करंट अफेयर को यहाँ पे एक साथ डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अक्टूबर आ गया, देखते देखते तो समय कितना जल्दी से बीत रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम लोग सितंबर का करंट अफेयर डिस्कशन करते थे और देखते देखते अक्टूबर आ गया और इसी तरीके से देखते देखते आपका एग्जाम आ जाएगा। इसीलिए कोशिश करिए अभी से लग जाइए, रिवीजन करिए, अपने नोट्स बनाइए और खूब सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए, क्योंकि समय बीतते समय नहीं लग रहा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय भाषाओं की गौरव गाथा का 75 दिवसीय भारतीय भाषा उत्सव शुरू हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है भारतीय भाषा उत्सव जो कि 75 दिनों तक चलने वाला ये उत्सव है और ये देखिए उत्तर प्रदेश में ही आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा यहाँ पे चूंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित है, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस उत्तर प्रदेश के शहर है और आपसे पूछा जा रहा है कहाँ पे ये भारतीय भाषा उत्सव जो है वो शुरू किया गया है, जो कि 75 दिनों तक चलेगा। तो जिन्हें आंसर पता है दोस्तों वो कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। और इसका करेक्ट आंसर देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ में भारतीय भाषाओं की गौरव गाथा का 75 दिवसीय भारतीय भाषा उत्सव शुरू किया गया है। आइए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो कहाँ पे दोस्तों भारतीय भाषा उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? ये लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है। और ध्यान रखिएगा इसमें बहुत प्रतिष्ठित लोग जो है, विशेषज्ञ लोग इसमें भाग ले रहे हैं, जिसमें से पद्मश्री पुरस्कार से जो सम्मानित भाषा विशेषज्ञ हैं, विभिन्न भारतीय भाषाओं के जो प्रतिनिधि हैं वो इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में रामायण पर आधारित जो बहुभाषी संगोष्ठी है उसका भी आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ये जो भारतीय भाषा उत्सव है दोस्तों, ये 28 सितंबर को शुरू किया गया है और चूंकि ये 75 दिनों तक चलने वाला ये उत्सव है, तो ये 11 दिसंबर तक जो है इसका आयोजन किया जाएगा और 11 दिसंबर को इसका समापन होगा दोस्तों किसकी जयंती पे? तो एक प्रख्यात तमिल कवि है दोस्तों, जिनका नाम है यहाँ पे सुब्रमण्यम भारती। उनकी जो है जयंती पर, जो कि 11 दिसंबर को मनाई जाती है, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय भाषा उत्सव का समापन किया जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भारतीय भाषा उत्सव लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है। चूंकि बात करें उत्तर प्रदेश की, तो इसी के साथ साथ एक और उत्तर प्रदेश से संबंधित न्यूज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो प्रदेश के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है दोस्तों उत्तर प्रदेश के, वो 100% ओडीएफ फ्री जो है वो घोषित किए जा चुके हैं सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में देखा जाए स्वच्छ भारत मिशन के चरण 2 के तहत, ठीक है, जो स्वच्छ भारत मिशन है दोस्तों उसके जो चरण 2 है उसके तहत एक बहुत बड़ी उपलब्धि, एक और उपलब्धि हासिल किया है। तो इसमें राज्य के जो सभी गांव हैं, लगभग देखा जाए 95,000 जो गांव हैं, वो स्वच्छ भारत मिशन के जो चरण 2 के तहत 100% जो है वो क्या हो गए हैं, ओडीएफ प्लस गांव का दर्जा उन्हें प्रदान किया जा चुका है। तो एक और नई उपलब्धि प्रदेश के नाम की गई है। ओडीएफ प्लस गांव क्या होता है दोस्तों? जैसा कि आपको पता है, ओडीएफ यानी कि ओपन डिफिकेशन फ्री, यानी कि खुले में शौच से मुक्त गांव। ठीक है, और प्लस अगर लग जाता है तो यहाँ पे ना सिर्फ ओडीएफ, ठीक है, बल्कि कुछ और भी जो है चीजें उपलब्धि होती है। जैसे कि क्या, जिस गांव में, ठीक है, वह गांव ओडीएफ प्लस गांव, देखिए वह गांव होते हैं जो कि ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को लागू करने के साथ साथ जो है अपनी खुले में शौच, ठीक है, खुले में शौच स्थिति को बनाए रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखते हैं। यहाँ पे ना सिर्फ वो गांव ओपन डिफिकेशन फ्री हुआ है, बल्कि वहां पे जो ये अपशिष्ट होते हैं, जो कि ठोस और तरल अपशिष्ट होते हैं, उनका भी प्रबंधन करने की पूरी जो है एक तरीके से वहां पे व्यवस्थाएं की जाती हैं। वही गांव जो है ओडीएफ प्लस गांव होते हैं और प्रदेश के सभी गांव जो है वो ओडीएफ प्लस गांव का दर्जा प्राप्त किए हैं। ठीक है, ये उपलब्धि राज्य सरकार ने हासिल किया है। अभी तक देखा जाए, आज तक जो देश भर में लगभग 75% गांव, लगभग 4.4 लाख जो गांव हैं, उनको जो है ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है। और जो कि देखा जाए 2025 जो 2024-25 तक देखा जाए तो ये जो है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के जो है लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, तो जैसा कि स्वच्छ भारत जो ग्रामीण मिशन है उसके चरण 2 का लक्ष्य क्या है कि सभी गांवों को क्या करना, ओडीएफ प्लस गांव डिक्लेयर करना। 2024-25 तक उस लक्ष्य की तरफ हम अग्रसर हैं। आप देख सकते हैं कि वर्तमान में 75% जो गांव हैं देश के, यानी कि लगभग 4.4 लाख जो गांव हैं वो ओडीएफ प्लस गांव घोषित किए जा चुके हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि स्वच्छ भारत
जो मिशन है ग्रामीण मिशन, ये किस वर्ष जो है ये चालू किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि भारत की घोड़सवारी ड्रेसेस टीम ने एशियाई खेल 2023 में कितने वर्षों बाद स्वर्ण पदक जीता? देखिए काफी वर्षों के बाद एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए भारत की जो घोड़सवारी ड्रेसेस टीम है इसने एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। कितने सालों बाद दोस्तों? तो यहाँ पे देखा जाए 41 वर्षों के बाद, ठीक है, 41 ईयर्स के बाद देखा जाए जो भारत की घोड़सवारी ड्रेसेस टीम है उसने एशियाई खेल में गोल्ड मेडल जीता है। तो यहाँ पे जो भारतीय ड्रेसेस टीम है जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन्होंने देखा जाए अभी हाल में जो एशियाई खेल चल रहा है उसमें स्वर्ण पदक जीत करके इतिहास रचा है। क्योंकि देखा जाए यह जो उपलब्धि है स्वर्ण पदक जीतने की भारतीय ड्रेसेस टीम की, वो कितने वर्षों के बाद हासिल हुई दोस्तों? तो 41 वर्षों के बाद, यानी कि 41 वर्षों में भारत जो है पहली बार इस उपलब्धि को हासिल किया है स्वर्ण पदक जीत करके। इसमें देखा जाए किसने प्रदर्शन अच्छा किया, किसने असाधारण कौशल के माध्यम से इस उपलब्धि को प्राप्त करने में अपने जो भूमिका निभाई। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है सुदीप्ति हजेला, दिव्य कीर्ति सिंह, हृदय छेड़ा और अनुष अग्रवाल की जो टीम है उसने ये प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक हासिल करने के लिए असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। और देखा जाए इस शानदार जो है स्कोर के साथ उन्होंने यह पदक हासिल किया है, यह जीत हासिल की है, स्वर्ण पदक जीता है। अगर हम बात करें, चूंकि आपको पता है 41 साल लंबा इंतजार करना पड़ा भारत को, ठीक है, स्वर्ण पदक जीतने में। क्योंकि अगर हम बात करें इसके पहले भारत ने लास्ट टाइम कब जो है एशियाई खेलों में घोड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता था, तो ये जीता था दोस्तों 1982 में। ध्यान रखिएगा मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन में ये प्रश्न आ सकता है कि भारत ने जो है इससे पहले कब स्वर्ण पदक जीता था घोड़सवारी में। तो ये ध्यान रखिएगा 1982 में एशियाई खेलों में जो है इसकी पहली उपस्थिति हुई थी और इसी दौरान इसने घोड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता है। इतने सालों के बाद 41 ईयर्स के बाद उसने पुनः जो है घोड़सवारी में, ठीक है, स्वर्ण पदक जीत करके इतिहास रचा है भारतीय टीम ने, ठीक है। तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चूंकि बात करें एशियाई खेलों की, तो आइए थोड़ा सा कुछ और भी बात कर लेते हैं। जैसा कि चीन का जो शहर है, प्रांत है होंगचोउ प्रांत, वहां पे एशियाई खेलों का आयोजन किया जा रहा है और उसमें देखा जाए भारत को 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक अभी हाल में मिला है। यहाँ पे जो है चीन का यहाँ पे जो है होंगचोउ में एशियाई खेलों में किसने, अर्जुन चीमा, ठीक है, सरबजोत सिंह और शिव नरवाल की जो भारतीय टीम है इसने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में देखा जाए स्वर्ण पदक हासिल किया है। वही बात करें रजत पदक किसने जीता है, तो वुशु में देखा जाए जो भारतीय, ठीक है, जिनका नाम है रोशिबा, ठीक है, रोशिबीना देवी, उन्होंने रजत पदक जीता है। और फाइनल में देखा जाए तो रोशिबीना को किससे हराया है दोस्तों, किसका सामना करना पड़ा, किससे हार का सामना करना पड़ा, तो चीन की जो वो जियाओ वेई है उनसे जो है हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और इनको रजत पदक जीता इन्होंने। घुड़सवार में देखा जाए तो किसने कांस्य पदक जीता है दोस्तों, तो भारत की जो अनुष ने कांस्य पदक जीता है। अनुष ने व्यक्तिगत ड्रेसेस स्पर्धा में बात करें तो 73 स्कोर के साथ जो है तीसरे स्थान पर उन्होंने कांस्य पदक हासिल किया है। दूसरा स्थान, दूसरा पदक जो है। और बात करें दोस्तों भारत का जो घोड़सवारी में ये दूसरा पदक है, ठीक है। इसके पहले भी जो है भारत घोड़सवारी में स्वर्ण पदक जीत चुका है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया 1982 में। और इतने सालों के बाद 41 वर्षों के बाद पुनः जो है घोड़सवारी में भारत ने अपना दूसरा पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज था और आपके एग्जाम के लिए जरूरी था, ठीक है, क्योंकि ये सब जो लगातार न्यूज में बना हुआ है, ठीक है, जरूरी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने के लिए किसके द्वारा क्रियो फॉर गुड मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। तो क्रियो फॉर गुड मॉड्यूल लॉन्च किया गया है, उद्देश्य है लैंगिक समानता को आगे बढ़ाना। किसके द्वारा किया गया है दोस्तों, ऑप्शंस आप देख रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में आंसर करते हुए वीडियो को शेयर कर दीजिए आप लोग, ठीक है। वीडियो को शेयर करिए और लाइक्स बढ़ाइए। और इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ए है, यानी कि जो शिक्षा मंत्री है दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा जो है क्रियो फॉर गुड मॉड्यूल लॉन्च किया गया। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने देखा जाए लड़कियों और लड़कों के बीच जो लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए एक ऑनलाइन
जीवन कौशल सीखने का मॉड्यूल जिसका नाम है क्रियो फॉर गुड लॉन्च किया है। तो ये जो है उद्देश्य क्या है, लड़कियों और लड़कों के बीच में जो लैंगिक समानता है उसको बढ़ावा देने के लिए ये एक ऑनलाइन जीवन कौशल मॉड्यूल है। इस कार्यक्रम को देखिए जो शुरू किया गया है वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, यूनिसेफ और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सहयोग से किया गया है। कहाँ किया गया है दोस्तों? अहमदाबाद का जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वहां पे इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, कार्यक्रम का बेसिकली उद्देश्य क्या है दोस्तों? जो बच्चों और युवाओं के बीच में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। और जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया कि ये देखा जाए ये किसके द्वारा, जैसा कि पहली लाइन है यहाँ पे रिपीट है, इसके बारे में ध्यान दें कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, यूनिसेफ और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सहयोग से इसे जो है लॉन्च किया गया है। कहाँ पे दोस्तों? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। ठीक है, और इस लॉन्च कार्यक्रम के दौरान बहुत से लोग उपस्थित थे, गणमान्य व्यक्ति और 1000 से अधिक जो है बच्चे इसमें भाग लिए हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा क्रियो फॉर गुड क्या है। देखिए ध्यान रखिएगा क्या है, किस उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया है, किसके किसके सहयोग से, इसमें कौन कौन सी संस्थाएं शामिल थी? तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, यूनिसेफ और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि दिवस से संबंधित है कि प्रति वर्ष विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो हाल ही में दोस्तों विश्व समुद्री दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा ये सितंबर के अंतिम गुरुवार को, यानी कि जो लास्ट थर्सडे होता है दोस्तों उस दिन जो है विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष देखा जाए जो लास्ट थर्सडे है वो 28 सितंबर को पड़ा है। तो इसलिए देखा जाए 2023 में जो है 28 सितंबर को जो है विश्व समुद्री दिवस मनाया गया। और ध्यान रखिएगा विश्व समुद्री दिवस जो है वो सितंबर के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का बेसिकली उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे जो है अंतरराष्ट्रीय जो समुद्री उद्योग के जो श्रमिक हैं उनके जो अथक परिश्रम है उनको सम्मान करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस की थीम क्या है इस वर्ष? तो मारपोल एट 50 आवर कमिटमेंट गोज ऑन। ठीक है, ये इस वर्ष की थीम है। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का जो इस कार्यक्रम का, इस दिवस का आयोजन करता है। तो देखा जाए जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन है दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई थी 17 मार्च 1958 को हुई थी। किसके द्वारा किया गया था? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है वो यूनाइटेड किंगडम के लंदन में है। और वर्तमान में जो इसके महासचिव है वो है किटक लिम, जो है वो अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के क्या है दोस्तों? महासचिव है। तो ये ध्यान रखिएगा इस दिवस। आइए कुछ अन्य दिवस के भी बारे में बात कर लेते। देखिए हाल ही में दोस्तों मनाया गया है, ठीक है, यहाँ पे सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो अभी हाल ही में उसको मनाया गया है। तो देखा जाए जो है 28 सितंबर को ही मनाया गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा पहली बार जो इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई थी दोस्तों वो 15 अक्टूबर 2019 में किया गया था। 74वीं, ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो सम्मेलन चला था, महासभा सम्मेलन चला था, उसी दौरान यूनाइटेड नेशन ने यह घोषणा किया कि हर साल जो है 28 सितंबर को जो है एक तरीके से जो सूचना की सार्वभौमिक पहुंच है उसके लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस जो है मनाया जाएगा। ठीक है, जो कि किस पर प्रकाश डालता है? तो सूचना प्राप्त करने और प्रदान करने की जो मौलिक अधिकार है उस पर प्रकाश डालता है। तो देखा जाए हर साल जो है 28 सितंबर को यह दिवस आयोजित किया जाता है और यह दिन जो है यह सुनिश्चित करता है कि नागरिक के महत्व पर जोर देता है और सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के ऑनलाइन स्पेस की महत्वपूर्ण भूमिका के विषय पर प्रकाश डालता है। तो ध्यान रखिएगा 28 सितंबर को हम लोग और कौन सा दिवस मनाते हैं दोस्तों? यूनिवर्सल इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ साथ देखा जाए 28 सितंबर को एक दिवस और मनाया जाता है जिसको हम विश्व रेबीज दिवस के नाम से जानते हैं। तो रेबीज जो दोस्तों बीमारी है, विषाणु से होने वाली जो बीमारी है उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल जो है 28 सितंबर को, ठीक है, विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। और इस साल देखा जाए 17वां जो है विश्व रेबीज दिवस मनाया गया। इस साल की थीम क्या थी इस दिवस की दोस्तों? तो ये जो है एक के लिए सभी, सभी के लिए एक स्वास्थ्य जो है इस वर्ष की रेबीज दिवस की थीम रही है। ठीक है, ये जो थीम है वो किस पर केंद्रित है, किस बात पर जोर देती है? तो बेसिकली ध्यान रखिएगा ये थीम जो है समानता के महत्व, सभी के लिए एक स्वास्थ्य सुनिश्चित करके समग्र स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने पर जोर देती है।
अच्छा, ये दिवस जो है मनाया जाता है किसकी स्मृति में मनाया जाता है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, जो पहला रेबीज टीका जिन्होंने विकसित किया था, जिनका नाम है लुईस पास्चर, उन्हीं के पुण्यतिथि के अवसर पर 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, लुई पास्चर ने, ध्यान रखिएगा, रेबीज के टीके की खोज की थी। और अगर हम बात करें, ये जो एक संक्रामक बीमारी, ध्यान रखिएगा, जो ये एक तरीके से रेबीज जो है ये संक्रामक डिजीज है। ठीक है, तो ये एक तरीके से काफी घातक डिजीज होता है और इसी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, रेबीज के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पहली बार जो है ये दिवस मनाया गया था 2007 से। ठीक है, तब से 2007 से देखा जाए तो विश्व रेबीज दिवस हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है। रेबीज की बात करें दोस्तों, तो ये चूंकि रोकथाम वाला डिजीज है, रेबीज के टीके लगते हैं। ठीक है, अगर ठीक है, तो ये देखा जाए कुत्तों से हो सकता है, बंदर काट लेता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुत्ते के काटने की वजह से रेबीज होता है दोस्तों, बंदर के भी काटने की वजह से रेबीज हो सकता है। तो यहाँ पे जो है रेबीज जो कि एक रोकथाम योग वायरल डिजीज है, ध्यान रखिएगा, वायरल डिजीज है, ये वायरस से होने वाला ये डिजीज है, वायरल। ये भी एग्जाम में पूछता है, आपसे पूछा जा सकता है किस जो है वायरस के काटने की वजह से, वायरस की वजह से ये होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और रेबीज जो है, जो इस वायरस से संक्रमित जो जानवर है, जैसे बंदर हो गया, कुत्ता हो गया, ठीक है, बिल्ली हो गई, अगर इससे संक्रमित कोई जानवर किसी को काटता है तो उसे रेबीज हो जाता है। ठीक है, और इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, हाइड्रोफोबिया डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि जिससे रेबीज हो जाता है दोस्तों, वो पानी से डरने लगता है। फोबिया मतलब होता है डर, हाइड्रो मतलब होता है जल, यानी कि पानी से डरने वाला डिजीज कौन सा है दोस्तों? रेबीज है। इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ दिवस से संबंधित जो हाल फिलहाल में दिवस चर्चा में थे और आपके लिए महत्वपूर्ण थे। एग्जाम में ध्यान रखिए, इस बार पीसीएस में तो 2 क्वेश्चन आ गया था, एक थीम से रिलेटेड आया था, एक डायरेक्ट आपका पूछ दिया था वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 सितंबर। ठीक है, तो दिवस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनरली देखिए, हर एग्जाम में, चाहे आप वनडे का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप सिविल सर्विसेज का दे रहे हो, सब में डे से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इसको याद रखिए, ध्यान रखिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि स्टेट से संबंधित न्यूज है कि किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना शुरू करने का फैसला किया है? तो ये देखिए किस राज्य से संबंधित है, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। ध्यान रखिएगा, पीसीएस में पूछा गया है प्रश्न स्टेट के योजनाओं से, उसमें एक प्रश्न आया था, आप लोग देखिएगा इस साल के कि कौन सी योजना उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए थे, कुछ यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की सरकार की योजना था, एक आपका उत्तराखंड की योजना था, हरियाणा सरकार की योजना थी। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए जो राज्य की भी योजनाएं हैं उनको भी आपको एग्जाम में ध्यान रखते हुए चलना है। तो यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, यानी कि जो अल्पसंख्यक है उनको आर्थिक सहायता दे करके उनको उद्यम जो है शुरुआत करने की योजना है, ये बिहार सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, तो देखिए बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? नीतीश कुमार, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इन्हीं की अध्यक्षता में जो बिहार सरकार है दोस्तों, उसने वहां के जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उन अल्पसंख्यक समुदाय के जो बेरोजगार युवा हैं दोस्तों, उनके लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना शुरू की है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री नाम से ही पता चल जा रहा है जो है मुख्यमंत्री, ठीक है, अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। इस योजना के तहत देखिए सरकार क्या करेगी, तो जो बेरोजगार अल्पसंख्यक महिला और पुरुष दोनों, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष, महिलाओं को भी और पुरुषों को भी नया उद्योग धंधा शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए जो है वो आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा, जिससे कि वो नए अपने रोजगार के लिए उद्यम की शुरुआत कर सके। ठीक है, और यह देखा जाए बिहार में जो है मौजूद वहां पे जो मुख्यमंत्री एससी, जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो क्लास है, जो उद्यमी योजना मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की तरह ही लागू किए जाएंगे। ठीक है, वहां पे देखिए और भी बहुत सारे कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं एससी एसटी लोगों के लिए। ठीक है, और जिस तरीके से इन कार्यक्रमों को लागू किया गया है, उसी तरीके जो अल्पसंख्यक समुदाय है दोस्तों, उनके लिए भी ये योजना जो है लागू की गई है। तो ये बिहार सरकार से संबंधित है। इसी के साथ साथ देखिए एक और महत्वपूर्ण न्यूज है जो बिहार से संबंधित है। देखिए अभी हाल में ये घोषणा किया गया है कि बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा दोस्तों, कहाँ पे? कैमूर जिले में। तो बिहार का जो कैमूर जिला है दोस्तों, जो कि उत्तर प्रदेश से अपनी बॉर्डर को शेयर करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वहां पे जो है दूसरा टाइगर रिजर्व बनने वाला बिहार का। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये जो बहुप्रतीक्षित दूसरा टाइगर रिजर्व है, बाघ अभ्यारण्य है, वो ये माना जा रहा है कि इस वर्ष के अंत तक या फिर 2024 तक इसकी शुरुआत की जाएगी। तो अगर आपके दिमाग में ये आना चाहिए भाई जी पहला ये दूसरा है तो पहला कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा जो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, आपसे एग्जाम में ये पूछा
पूछा जा चुका है, ये रिपीट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये बिहार का पहला टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, उसके बाद देखा जाए बिहार का दूसरा जो है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो दूसरा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है बिहार का। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार्ट कर लीजिएगा, प्रश्न पूछे। वर्तमान में राज्यों में कुल कितने हैं? ठीक है, कितने बाघ हैं? बाघ मौजूद है इस समय वहां पे बिहार में, तो 54 बाघ हैं। ठीक है, और यहाँ पे शेरगढ़ किला देखा जाए एक महत्वपूर्ण यहाँ पे पर्यटक आकर्षण है, और यहाँ पे 58 गांव जो है इस बाघ अभ्यारण्य के बफर जोन में होंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कैमूर है, ये कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसी को दोस्तों ध्यान रखिएगा, देख सकते हैं आप, ये बॉर्डर है यूपी का। तो यहाँ पे जो है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसी को जो है कैमूर टाइगर जो है रिजर्व घोषित किया गया है। यहाँ पे आपको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व देखने को मिल सकता है। ठीक है, वाल्मीकि नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न दोस्तों ध्यान रखिएगा। राजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये सब कहाँ है, कैसे, ये सब आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। और देखिए मैच द फॉलोइंग करके आ जाता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का यहां से क्वेश्चन फिक्स समझा करिए। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं, और अभी हाल ही में एक नए टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है, वो किस स्टेट से संबंधित है। और आप मुझे बताइए कि जो वर्तमान में जो है, जो हाल ही में जो नया टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था वो किस राज्य का है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, स्टार्ट कर लीजिएगा कि हाल ही में MS स्वामीनाथन का निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से संबंधित है। देखिए MS स्वामीनाथन जिन्हें हम भारतीय, ठीक है, हरित क्रांति का जनक कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, और ये बात देखिए ये किस क्षेत्र से संबंधित है, आपको समझ में आ गया होगा। ये वैज्ञानिक है, कृषि विशेषज्ञ है। ठीक है, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो यहाँ पे 28 सितंबर 2023 को ये प्रसिद्ध किसान और भारत के जो हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन, इनका देखा जाए निधन हो गया। तस्वीर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनके जो है, इनके अगर बारे में बात करें दोस्तों, इन्होंने अपने कृषि क्षेत्र से संबंधित देखिए अपनी यात्रा शुरू की थी 1949 में, और उन्होंने फसल आनुवांशिकता पर शोध किया। ठीक है, जिसमें इन्होंने आलू, गेहूं, चावल, जूट जैसी महत्वपूर्ण फसलें जो है शामिल की। तो उनकी आनुवांशिकी पर शोध करने का कार्य शुरू किया इन्होंने 1949 से। ठीक है, आगे चल करके इन्होंने कई प्रतिष्ठित कार्य किए दोस्तों। इनके जो है, जो इन्होंने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किया, उसके बाद से देखा जाए जहां भारत, ठीक है, देशों के सामने जाकर के अनाज मांगता, तो वहीं आज भारत, ठीक है, देखा जाए तो क्या कर रहा है दोस्तों, एक्सपोर्ट करता है। चावल के एक्सपोर्ट को लेकर के भी देख रहे हैं दुनिया में, भारत ने अभी एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया, तो दुनिया एकदम परेशान हो गई। अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, ऐसे लोग ये कहने लगे कि भारत को अपने एक्सपोर्ट से क्या करना चाहिए, जो बैन लगाया गया है उसको हटा देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, जो वहां पे मांग है, ठीक है, वो बढ़ रही है, उससे उसका एक तरीके से दाम भी बढ़ रहा है और उपलब्धि भी कम हो रही है, पहुंच कम हो रही है लोगों की। तो एक तरीके से आज की डेट में भारत इस दिशा में, इस जगह पे है कि भारत दुनिया को अब अनाज देता है। वो सब किन कारणों से दोस्तों, इन्हीं की वजह से। MS स्वामीनाथन जिन्होंने, ठीक है, कृषि क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, और इनके योगदान के लिए इनको कई सारे प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले, जिसमें से देखा जाए भारत में जो उच्च उपज वाली जो गेहूं और चावल की किस्मों पर पेश करने के लिए इनको देखा जाए सबसे पहला जो है, पहला विश्व खाद्य पुरस्कार भी मिला इनको 1987 में। तो पहला विश्व खाद्य पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया था, MS स्वामीनाथन को दिया गया था 1987 में। उसके बाद इनका, इसके पहले देखा जाए इनको 1971 में रेमन मैग्नेसेस पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 1986 में इनको एल्बर्ट आस्टिन विश्व विज्ञान पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इतना ही नहीं, इन्होंने भारत में महत्वपूर्ण पुरस्कार भी प्राप्त किया है दोस्तों, जैसे कि पद्मश्री, ठीक है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सहित कई जो है उच्च नागरिक पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किए हैं। और इन्होंने देखा जाए चेन्नई में MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की भी स्थापना की है। तो ये भारत के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि विश्व के जो है हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, विश्व के। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, क्योंकि ध्यान रखिएगा इसके बारे में कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने आपसे चर्चा किया था, और मैंने ये भी पूछा था कि भारत के हरित क्रांति के जनक कौन है। ठीक है, और आप लोगों ने आंसर भी किया था, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किस देश के द्वारा घरेलू स्तर पर विकसित पनडुब्बी नारवाल लॉन्च किया गया है। तो ये देखिए घरेलू स्तर पर विकसित की गई है पनडुब्बी है स्कॉर्पियन। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करें जिसका नाम है दोस्तों नारवाल, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये किया गया है दोस्तों ताइवान के द्वारा। करेक्ट आंसर इज डी है ताइवान। ठीक है, तो ताइवान ने जो है अपनी पहली घरेलू स्तर पर विकसित पनडुब्बी को लॉन्च किया है,
और इस पनडुब्बी का अंग्रेजी में देखिए नाम क्या है, नहरवाल, ठीक है, नहरवाल। और इसको मंदारिन में क्या कहा गया दोस्तों, मंदारिन देखिए चीन की भाषा है, ठीक है, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा मंदारिन। और ये देखा जाए चीन की भाषा, और इसको चीनी भाषा में हाईकुन के नाम से जाना जाता है, और अंग्रेजी में देखिए नहरवाल के नाम से जाना जाता है। इसका जो नाम है एक पौराणिक विशाल मछली है दोस्तों, उसके नाम पे रखा गया है। और ये विशाल मछली देखिए उड़ भी सकती है, तो एक तरीके से पनडुब्बी भी उड़ सकती है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ताइवान के जो राष्ट्रपति हैं ताई इंग वेन, उन्होंने बंदरगाह शहर जो है काओशुंग में एक लॉन्च समारोह के दौरान जो है इसको जो है लॉन्च किया, और उस समारोह की अध्यक्षता जो ताइवान के राष्ट्रपति उनके द्वारा की गई, ठीक है। यहाँ पे ये माना जा रहा है कि 2025 तक जो है ये प्रवेश करने की उम्मीद है इसकी, 1925 माफ करिए 2025 में नहरवाल की, ठीक है। तो यहाँ पे सेना में, और उम्मीद ये भी है ताइवान की कि 2027 तक जो है कम से कम 2 ऐसी घरेलू जो है पनडुब्बी विकसित करके उसे तैनात किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है घरेलू स्तर पर विकसित पनडुब्बी है नहरवाल, तो इसको लॉन्च किया गया ताइवान के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि ये भी पुरस्कार से संबंधित है कि किस प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता को, ठीक है, वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। तो किसे चुना गया, ऑप्शंस आप देख रहे हैं। वीडियो को शेयर कर दिया करिए दोस्तों, कम से कम आप लोग इतना तो आप लोग का सपोर्ट कर ही सकते हैं, है ना, लाइक्स बढ़ा दीजिए। और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है माता, ठीक है, अमृतानंदमयी देवी को, ठीक है। तो ये देखिए, ये आप तस्वीर इनकी देख सकते हैं, ठीक है। और ये एक प्रसिद्ध जो है आध्यात्मिक नेता हैं जिनका नाम है माता अमृतानंदमयी देवी। इनको वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। तस्वीर देखिए। अगर हम बात करें तो, ठीक है, माता अमृतानंदमयी देवी को वैश्विक शांति, आध्यात्मिकता और करुणा में उल्लेखनीय योगदान के लिए जो है उनको इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार देखा जाए किसके द्वारा दिया जाता है, तो बोस्टन ग्लोबल फोरम और माइकल डुकाकिस इंस्टीट्यूट फॉर लीडरशिप एंड इन्वेंशन के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी इस पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है, आध्यात्मिक नेता माता अमृतानंदमयी देवी को चुना गया, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नियुक्ति से संबंधित है कि हाल ही में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, ऑप्शंस आप देख रहे हैं। और इसका करेक्ट आंसर है बी, माफ करिएगा ए है, ठीक है, बनमाली अग्रवाल को चुना गया है। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, बनमाली अग्रवाल, जिन्हें हाल ही में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का जो है नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, बनमाली अग्रवाल को। इन्होंने दोस्तों किसका स्थान लिया है, चूंकि इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी जान लीजिए, विजय सिंह का स्थान इन्होंने लिया है, ठीक है। और इससे पहले बात करें, बनमाली जो है, बनमाली अग्रवाल, ये टाटा सन्स के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में इन्होंने कार्य किया है, और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष का पद भी इन्होंने ये संभालते हैं, ठीक है, वर्तमान इस समय। लेकिन अब चूंकि ये टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के नए अध्यक्ष बन गए। अगर हम बात करें टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है क्या, तो ये जो टाटा समूह है दोस्तों, ठीक है, उसकी मूल टाटा कंपनी टाटा सन्स की रणनीतिक एरोस्पेस और रक्षा शाखा के रूप में ये कार्य करती। कौन दोस्तों, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, ठीक है। तो ये एक नियुक्ति पढ़ लिया। आइए कुछ और भी नियुक्तियों की बात कर लेते दोस्तों। जैसा कि आपको पता है इंटेल, ठीक है, जो डिजिटल चिप निर्माता कंपनी है इंटेल कॉर्पोरेशन, जिसका मुख्यालय दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इंटेल कॉर्पोरेशन ने दोस्तों अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। किसे किया है, इंटेल इंडिया के जो अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, गोकुल सुब्रमण्यम को। तो इंटेल इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, गोकुल सुब्रमण्यम को, ठीक है। तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसी के साथ साथ देखिए कुछ अन्य नियुक्ति भी है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने, यानी कि जो देश का केंद्रीय बैंक है आरबीआई, उसे धनलक्ष्मी बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है दोस्तों, तो केएन मधुसूदनन को जो है अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है धनलक्ष्मी बैंक का, केंद्रीय आरबीआई ने। इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में कौन है नियुक्त किया गया, डॉक्टर दिनेश दास। डॉक्टर दिनेश दास दोस्तों, इन्होंने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद की और गोपनीयता की शपथ ली। और ये शपथ दिलाए किसके द्वारा गया, तो यूपीएससी के, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर मनोज सोनी के द्वारा ये शपथ दिलाई गई। तो यहाँ पे कुछ अन्य नियुक्तियां हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, उसको हम लोगों ने देखा। इसी के साथ साथ आज लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये हाल ही में देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। तो यहाँ पे जो है कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, किस शहर में किया गया है, ये उत्तराखंड के मसूरी में किया गया, ठीक है। करेक्ट आंसर इज बी है।
यहाँ पे उत्तराखंड के जो पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं दोस्तों सत्यपाल महाराज, उन्होंने विश्व पर्यटन दिवस, देखिए विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया दोस्तों, 27 सितंबर को मनाया गया, ठीक है। तो 27 सितंबर के अवसर, ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पे देखा जाए, उत्तराखंड के जो मसूरी है वहां पे जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया, ठीक है। तो उत्तराखंड में किया गया है। अगर हम कार्टोग्राफी नक्शे की, एक तरीके कार्टोग्राफी क्या है, नक्शे की खोज और बनाने के बारे में कार्टोग्राफी इसी को कहा जाता है। और यह देखा जाए कार्टोग्राफी जो है ये वास्तविक और काल्पनिक स्थानों को दिखाने के लिए विज्ञान, कला, तकनीकी कौशल का उपयोग करता है, जो हमें यह समझने में मदद करता है कि चीजें कहाँ स्थित हैं। तो एक तरीके से कार्टोग्राफी के हिसाब से आप चीजों को जान सकते हैं कि कहाँ पे चीजें स्थित हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय का जो है उद्घाटन किया गया है मसूरी में, उत्तराखंड के मसूरी में। इसी के साथ साथ हम ये भी बात कर लेते चूंकि उत्तराखंड के बारे में, तो अभी हम लोगों ने बात पहले ही इसके बारे में देखा था कि उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड का देहरादून कैंट बोर्ड जो है वो देश में पहले 3 पॉलिथीन कचरा बैंकों की शुरुआत किया है। तो ठीक है, पॉलिथीन कचरा बैंक की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन सा है दोस्तों, उत्तराखंड है। और ये कचरा बैंक क्या जो है किस उद्देश्य से, तो एक तरीके से जो कचरा बैंक है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, अपशिष्ट प्रबंधन और आय सृजन, यानी कि जो अपशिष्ट निकलेंगे उसके प्रबंधन के माध्यम से आय का सृजन करना। किस तरीके से भाई, तो जो बैग है, जो चिप्स रैपर्स होते हैं, जो पैकिंग पे बैग होते हैं, जो प्लास्टिक कटर होते हैं, ठीक है, और जो ब्रेड रैपर साइज, जो विभिन्न पॉलिथीन होती है, ये जो पॉलिथीन अपशिष्ट होती हैं, इन सभी वस्तुओं को एकत्र किया जाएगा। तो जो एकत्र करेगा, जो योगदान करता होगा, उनके द्वारा जो लाए गए पॉलिथीन कचरे होंगे दोस्तों, उन पॉलिथीन कचरे के लिए जो है हर जो है किलो पर, किलोग्राम मतलब हर 1 किलो पॉलिथीन कचरे पर 3 रुपए की दर से मुआवजा दिया जाएगा योगदानकर्ता को। और ये पॉलिथीन कचरे का क्या जाएगा, ये जो एकत्रित पॉलिथीन कचरा होगा उसको टाइल्स में, बोर्ड, बर्तन जैसे जो सजावटी वस्तुएं होती हैं उनमें जो है उनको बनाने में संसाधित किया जाएगा। तो एक तरीके से अपशिष्ट प्रबंधन और आय सृजन इसका उद्देश्य है इस जो है पॉलिथीन कचरा बैंक का, ठीक है, जो कि उत्तराखंड के देहरादून कैंट बोर्ड ने जो है शुरुआत किया है। तो ये उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी हम लोगों ने देखा। अब बात करते दोस्तों आज के फैक्ट्स ऑफ द डे की। तो आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि 19वें ठीक है एशियाई खेल हांगझू में रोइंग में भारतीय टीम ने पदक जीते हैं, 5 पदक जीते, ठीक है। उत्तर प्रदेश में महिला बीट अधिकारी का नाम से जाना जाएगा, तो महिला बीट अधिकारी उनको शक्ति दीदियों के नाम से जाना जाएगा, उत्तर प्रदेश का, इंपॉर्टेंट है। टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैंक्स एंड विगल्स के लेखक कौन है, वी राघवन। तो ये पुस्तक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इस बार एग्जाम में काफी बुक आई थी, ठीक है। तो टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैंक्स एंड, ठीक है, विगल्स की लेखक है वी राघवन। एशियाई खेल 2022 में महिलाओं के 50 मीटर राइफल 3P में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों, किसने जीता है, सिफ्ट कौर सेमेरा ने। और उत्तर प्रदेश से संबंधित चूंकि हम लोगों ने इसके बारे में बात कर ही लिया, फिर से आ गया कि हाल ही में 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है, किसने किया है, उत्तर प्रदेश ने किया है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। और डेली करंट अफेयर की दोस्तों जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाइए वहां से डाउनलोड करिए, ना सिर्फ डाउनलोड करिए बल्कि अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।